Hello students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को हम किस तरीके से राइट डाउन करते हैं, और डायमेंशन का जो जनरल फार्मूला है वो हमने डिस्कस किया था, और हमने जनरल फार्मूला देखा था m की पावर a, L power b and T power c, where m is the mass of the physical quantity, L is the length of the physical quantity and T is the time, and a, b, c are the power of the physical quantity. Okay, so this is the general formula which was discussed in our earlier lecture, and how to write the physical quantity was also discussed in our previous lecture, and also some examples we discussed in the previous lecture. But now in today's lecture we will discuss some more example of the physical quantity, and how to write the dimension of that particular physical quantity is to be discussed in this lecture. तो आज के लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को लिखने वाले हैं, कुछ एग्जांपल को लेते हुए, जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटी भी लेंगे और डिराइव्ड क्वांटिटी के भी एग्जांपल लेंगे, और उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट भी लिखेंगे, और हम उनकी डायमेंशन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन हम डायमेंशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे हैं वो मास का ले रहे हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है और मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी है, और मास का जो यूनिट होता है वो हमारा है यहाँ पर किलोग्राम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मास है उसकी जो डेफिनेशन है वो भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी अ मैटर कंटेन्स इज नॉन एज मास। किसी भी मैटर की जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होती है उसी को हम मास कहते हैं, और जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और मास का जो SI यूनिट होता है वो हमारा होता है किलोग्राम। तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को लिखना है तो सबसे पहले हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें मास की डायमेंशन को लिखना है तो मास की यूनिट पता होनी चाहिए, और मास की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है। अब देखो जनरल फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे, तो जनरल फॉर्मूला हमारा है m पावर a, L पावर b एंड T पावर c। अब इस जनरल फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर डायमेंशन को लिखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर जो मास है वो m फॉर मास होता है, तो यहाँ पर मास है उसकी यूनिट किलोग्राम है, और वन टाइम मास है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर तो है नहीं। देखो किलोग्राम की पावर क्या है, यहाँ पर 1 ही है, तो m की पावर 1 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर मास में कोई लेंथ नहीं है तो L पावर 0 हो जाएगा, और टाइम भी नहीं है तो T पावर भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारी डायमेंशन हो गई मास की, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम डायमेंशन लिखें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम डायमेंशन लिखें एरिया की, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो एरिया का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो हमारा होता है मीटर स्क्वायर। तो एरिया का अगर यूनिट मीटर स्क्वायर होता है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें MLT, ये जनरल फॉर्म लिख दिया हमने। अब यहाँ पर पावर लिखनी है हमें, तो देखो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, मीटर क्या है, लेंथ है ना, एरिया में लेंथ है, 2 टाइम लेंथ है, तो लेंथ देखो मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो लेंथ जो है उसके ऊपर तो आ जाएगा 2। अगर सिर्फ मीटर होता तो क्या आता, 1 ही आता, मीन्स L की पावर 1 आता। अब देखो लेंथ है इसलिए हमने लेंथ के ऊपर पावर 2 लगा दी। अब देखो एरिया में कहीं मास की बात है ही नहीं तो पावर क्या आ जाएगी, 0। टाइम भी नहीं है तो पावर क्या आ जाएगी, 0। सो M0 L2 T0 इज द डायमेंशन ऑफ द एरिया, एंड मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द एरिया। ओके, नाउ एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, चलिए डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का। ये तो हमारे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हमने एग्जांपल ले लिए, जनरल एग्जांपल। अब हम देख लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में हम एग्जांपल लेंगे सबसे पहले वेलोसिटी का। वेलोसिटी में देख लेते हैं कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होने वाली है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी है क्या चीज़। तो देखो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, displacement per unit time. Displacement per unit time is known as velocity. Means velocity जो हमारी है वो displacement divided by time होता है। Definition क्या है, velocity is the displacement per unit time. So displacement divided by time is known as velocity, and we already discussed that displacement is a वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी।
Okay, so here velocity is a vector quantity. What type of quantity the velocity is? So velocity is a vector quantity, and the displacement per unit time is known as velocity, and velocity is represented by v. और हमें ये भी पता है कि जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर के ऊपर एक एरो साइन लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? एरो साइन। स्केलर अगर है तो उसके ऊपर कोई एरो साइन नहीं आता है। अगर आप फिजिक्स के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को देखो, डेरिवेशन वगैरह में भी, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो है मीन्स वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर एक एरो होता है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हमारे एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमने वोल्टेज की बात करें तो देखो वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कभी वोल्टेज के ऊपर कभी एरो देखा आपने? नहीं होता है। मास के ऊपर कभी एरो देखा है? नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी के ऊपर कब एरो आता है? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब देखो हमें वेलोसिटी की डायमेंशन लिखनी है, तो डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें उसका यूनिट पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें यूनिट की वेलोसिटी की, तो देखो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है वो होता है हमारा मीटर, और टाइम का जो यूनिट होता है वो हमारा होता है सेकेंड, है ना। तो हमारा यूनिट हो गया मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब यूनिट की हेल्प से हम डायमेंशन लिखेंगे, तो सबसे पहले हम डायमेंशन के लिए जनरल फॉर्म लिख देते हैं ML/T। अब यहाँ पर मीटर है न्यूमरेटर में, तो मीटर के लिए मीटर एक ही बार है, तो मीटर के लिए हम लिख देंगे L⁻⁴। अब यहाँ पर मास तो है ही नहीं, तो मास के लिए 0 हो जाएगा। अब देखो डिवाइड में सेकंड है, सेकंड किस में आता है? टाइम में, और वो भी डिवाइड में है। तो डिवाइड में है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। देखो यहाँ पर सेकंड है वो 1 बार है, एक बार है, और वो भी डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो -1 कर देंगे। अगर ये स्क्वायर होता तो -2 हो जाता। अगर न्यूमरेटर में ही है वो तो 2 टाइम हो तो 2 आ जाता, प्लस में आता। लेकिन अब यहाँ पे देखो मीटर है वो न्यूमरेटर में है इसलिए प्लस में 1 आया लेंथ में, लेकिन सेकंड जो हमारा है वो टाइम में आता है और वो डिवाइड में है, डेनोमिनेटर में है, इसलिए -1 में आया। क्योंकि -1 क्यों आया? क्योंकि एक बार है। और माइनस क्यों आया? क्योंकि डिवाइड में है। और 1 क्यों आया? क्योंकि 1 बार है। ओके, सो दिस इज द डायमेंशन m0 L1 t-1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की। ये टर्म्स भी आपने पहले पढ़ी होगी क्लास 9th में। एक्सीलरेशन को हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सीलरेशन को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सीलरेशन की जो हमारी डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, velocity per unit time is known as acceleration. Okay, or the change in velocity, क्या कह सकते हैं हम? देखो velocity per unit time is known as acceleration, या हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं change in velocity is known as acceleration, या इसका फॉर्मूला हो सकता है, एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको भी हम एक्सीलरेशन कहते हैं, है ना। चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज ऑल्सो नोन एज एक्सीलरेशन, है ना। एक्सीलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन हो गई चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नॉन एज एक्सीलरेशन, या हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज नॉन एज एक्सीलरेशन। ओके, सो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v/t, इसको हम लिखेंगे v/t। देखो वेलोसिटी v हो गया और डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज नॉन एज एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा? हमें डायमेंशन लिखनी है, और डायमेंशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगा, देखो वेलोसिटी का यूनिट तो क्या है? मीटर पर सेकेंड, और फिर से डिवाइड में सेकेंड है, तो देखो फिर से डिवाइड में सेकेंड। देखो वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड। अब इस सेकेंड को हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। अब हमें डायमेंशन लिखनी है एक्सीलरेशन की, तो हम जनरल फॉर्म लिखेंगे ML/T, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में मीटर है, तो मीटर के लिए हम L के ऊपर क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, क्योंकि देखो मीटर एक ही बार है, मास है ही नहीं तो 0 कर देंगे, और सेकेंड स्क्वायर है डेनोमिनेटर में, तो ये माइनस में 2 आ जाएगा। ओके, सो m0 L1 t-2 इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये हमारी डायमेंशन हो गई एक्सीलरेशन,
ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं और उसके बाद हम लेक्चर को फिनिश करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं फोर्स का। अब फोर्स क्या चीज़ है? पुश एंड पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, यही क्या है? फोर्स है। पुश एंड पुल टू एनी ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना ही फोर्स कहलाता है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, आपने इक्वेशन में फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स का, F इक्वल्स टू ma। न्यूटन सेकेंड लॉ याद करो क्लास 9th, F इक्वल्स टू ma, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? देखो एक तो एस, अगर हम SI यूनिट की बात करें फोर्स के SI यूनिट की बात करें तो फोर्स का जो SI यूनिट वो तो होता है हमारा न्यूटन। ठीक है, और 1 न्यूटन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर मीटर का, देखो मास का यूनिट क्या हो जाएगा? ये मीटर नहीं है, मास है। मास का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो किलोग्राम, देखो मास का हो गया किलोग्राम और एक्सीलरेशन क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी हमने निकाला। सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन, और 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। एंड फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। हम डिफाइन कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज नॉन एज फोर्स, या हम कह सकते हैं पुश एंड पुल इन एनी टू एनी ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स। तो अब हमें हमें यूनिट तो मिल गया है फोर्स का, तो अब हम इसके डायमेंशन लिखेंगे। तो देखो डायमेंशन लिखने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले MLT। अब देखो यहाँ पर किलोग्राम जो है वो किसके लिए है? मास के लिए है। तो देखो सबसे पहले M फॉर मास, L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम। तो यहाँ पर किलोग्राम एक बार है तो देखो M की पावर 1 आ जाएगा। इसके बाद देखो मीटर है, M फॉर मीटर। अब मीटर क्या होता है? लेंथ होता है, और वो भी एक बार है तो L की पावर 1 आ जाएगा। और देखो डिवाइड में सेकेंड स्क्वायर है, और सेकेंड किस में आता है? टाइम में, और डिवाइड में है इसलिए हो जाएगा -2। So M1 L1 T -2 is the dimension of force. So this is all about our today's lecture. If you have any kind of doubt regarding the dimension, how to write the dimension of any physical quantity, in that case you can comment in our doubt section and your doubt will be definitely solved in our next lecture. Also, I will provide some physical quantity. I will provide some physical quantities assignment for your dimensional purpose, and you write your own how to write the dimension of that particular physical quantity. And if you familiar any kind of doubt regarding that particular physical quantity, in that case you can comment and your doubt will be definitely solved. In upcoming lecture we will discuss some more physical quantities and regarding the dimensional analysis sequence in our upcoming lecture. This is all about our today's lecture. Thank you.